तो अब ये टॉपिक ले रहे हैं हम फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन होता क्या है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है, या एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये कैसी है, रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है, रफ, स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। ठीक है, तो एक रफ सरफेस है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। उस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है इस तरह से। बॉडी कह सकते हैं, एक ब्लॉक कह सकते हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे अपन क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफ। एफ को क्या कह रहे हैं, अपना अप्लाइड फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही ये फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप ये फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, तो इनकी जो कांटेक्ट सरफेस है, ये वाली कांटेक्ट सरफेस है इनकी, ये कांटेक्ट सरफेस है। तो कांटेक्ट सरफेस पे क्या होता है कि जहां जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अब जैसे आप राइट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो राइट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स क्या कहलाएगा, आपका अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से जो बॉडी होगी, इट विल मूव इन अ राइट साइड डायरेक्शन, और इट टेंड्स टू मूव इन अ राइट साइड डायरेक्शन। देखो, दो दो वर्ड्स में बोल रहा है, एक तो है टेंड्स टू मूव और दूसरा है मूव। यानी एक तो टेंड्स टू मूव का मतलब क्या, अभी मूव हुई नहीं है, मूव होने वाली है। ठीक है, टेंड्स टू मूव का मतलब होता है कि बॉडी अभी मूव हुई नहीं है, मूव होने वाली है। और फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि मूव इन अ राइट साइड डायरेक्शन। तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, तो फोर्स जैसे आप अप्लाई करोगे, तो बॉडी जो होगी एक एक स्टेट में आ जाएगी। वो स्टेट क्या होगी, टेंड्स टू मूव। और फिर ज्यादा आप फोर्स लगाते हो तो देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन राइट साइड डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स कैसे एक्ट करता है, दैट फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। एक फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल, या कह सकते हो टेंजेंशियल। तो ये रेड लाइन से मैंने आपको बताया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं पैरेलल, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। ये जो फोर्स होता है इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने क्या पॉइंट यहाँ पर बनाया है, हमने ये पॉइंट बताया आपको कि वेन एवर बॉडीज इन कांटेक्ट टू ईच अदर, मान लो ये दो बॉडीज ले ली, एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ये ब्लॉक है, ये दोनों क्या है, दो बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में, कांटेक्ट टू ईच अदर, टेंड्स टू मूव। टेंड्स टू मूव मतलब मूव होने वाली है, टेंड्स टू मूव और मूव, या फिर मूव हो गई मान लो, टेंड्स टू मूव और मूव ओवर ईच अदर, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज। इन दोनों के बीच का जो मोशन हो रहा है उसको क्या करता है, ये अपोज करता है। ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सिंपली यू कैन से फ्रिक्शन। बोलो, बात आई समझ में, क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। समझ में आया। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही हम फ्रिक्शन कहें, फ्रिक्शन का मतलब ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट तो क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट ऑलवेज एक्ट, ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, और इन विच डायरेक्शन, और इन विच डायरेक्शन बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है, और इन विच डायरेक्शन बॉडी टेंड्स टू मूव। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, टेंड्स टू मूव, है ना? तो यहाँ से क्या फर्स्ट पॉइंट क्या मिला आपको, कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है हमेशा कैसे एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट एक्ट करेगा, या जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली है उसके अपोजिट एक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इट ऑलवेज इट ऑलवेज एक्ट, ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल। इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब ये समझ में आ रहा होगा, इस जो कॉन्टेक्ट सरफेस उसके साथ लग रहा है, पैरेलल। सो इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द, ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस। तो जो भी सरफेस कांटेक्ट में है,
उनके कैसे एक्ट करता है, ये टेंजेंशियल एक्ट करता है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है इट इज अ पेसिव फोर्स। पेसिव समझते हो आप, इट इज अ पेसिव फोर्स। पेसिव मतलब होता है सेकेंडरी, क्या होता है, सेकेंडरी। सो इट इज अ पैसिव फोर्स। अब ये सेकेंडरी फोर्स कैसे है भाई, बता सकते हो ये पॉइंट को आप, इसको हम सेकेंडरी फोर्स क्यों कह रहे हैं, ये बता सकते हो आप क्यों कह रहे हैं अपन इसको सेकेंडरी फोर्स। हाँ, अगर मान लो मैं फोर्स लगाऊं ही नहीं ब्लॉक पे, ये जो आपको हमने फिगर दिखा रखा है, इस फिगर में अगर इस ब्लॉक पे फोर्स ही ना लगाया जाए, तो अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बोलो, जीरो। फोर्स ऑफ जीरो होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया क्यों, पर फोर्स ऑफ मतलब पैसिव मतलब वो दूसरे फोर्स पर सेकेंडरी, यस डिपेंडेंट है। यस यस, डिपेंडेंट है, सेकेंडरी। मतलब जब तक अप्लाइड फोर्स, जो एक्टिव फोर्स है वो कौन सा है, अप्लाइड फोर्स है। जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं आएगा, जब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्टिव फोर्स कौन सा है आपका, अप्लाइड फोर्स है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, पेसिव यानी सेकेंडरी फोर्स है। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। आई बात समझ में। सो ये तीन सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। पहली बात। दूसरा, ये हमेशा टेंजेंशियल एक्ट करता है कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे। और तीसरी बात ये है कि ये एक सेकेंडरी फोर्स होता है, ठीक है। समझ में आई, ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन आता कहाँ से, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन की। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वन सेकेंड, व्हाट इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम कहेंगे कि इट इज it is due to the it is due to the atom atomic and molecular molecular attraction, ठीक है, between contacting बिटवीन सरफेसेस। जो भी दो कांटेक्ट, अगर अपन देखो, अगर इसका बहुत ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कांटेक्टिंग सरफेस है, ये रेड से मैंने बताया था आपको, है ना, रेड रेड लाइन से बताया था, ये कांटेक्टिंग सरफेस है। अगर अपन इस कांटेक्टिंग सरफेस का जो है एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाए, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक किसका बना रहा हूं मैं, कांटेक्टिंग सरफेस का। तो देखो इसमें इस तरह से होता है जो सरफेस होती है उसमें, ठीक है, ये होगा। तो ये तो एक, ये तो ब्लॉक की सरफेस हो गई, ये जो मैंने राउंड कर दिया येलो वाला, यहाँ देखना, ये तो ये हो गई ऊपर वाला जो ब्लॉक है। नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसकी सरफेस कैसी होगी, ठीक है। तो उसकी सरफेस कैसी होगी, देखो कुछ इस तरह से होगी। तो इनमें ये ऐसे कांटेक्ट होते हैं, ये ऐसे कांटेक्ट हो गए, ये कांटेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये दो सरफेस हो गई। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जहां जहां पर कांटेक्ट हो रहा है इनका, ये रहा, ये कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई होता है, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब आप जैसे ही इनमें मोशन कराने की कोशिश करोगे या इन सर्फेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन करोगे, तो सबसे पहले आपको इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन अट्रैक्शन फोर्सेस को आपको ओवरकम करना पड़ रहा है, ओवरकम करना पड़ रहा है मतलब कि आपको कोई ना कोई रजिस्ट कर रहा है। आप जो मोशन कराना चाहते हो, आपके मोशन को कोई ना कोई रजिस्ट कर रहा है, और जो आपके मोशन को रजिस्ट कर रहा है उसी को तो आप फ्रिक्शन कह रहे हो, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होती है, मान लो ये दो बॉडीज है रेस्ट में, तो ये जब बॉडीज रेस्ट में होंगी तो इनके मॉलिक्यूल्स में या जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से ही जब भी दो बॉडीज जब रेस्ट में होती है और उनमें आपको जब रिलेटिव मोशन कराना होता है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। जबकि अगर बॉडीज ऑलरेडी मोशंस में है, ऑलरेडी अगर उनमें कोई रिलेटिव मोशन है, तो ऑलरेडी अगर वो मोशन में है, तो उस केस में इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली अपन ये कह सकते हैं कम होता है, लेस होता है, ठीक है। तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा, कम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, आप जो मोशन प्रोवाइड कराना चाहते हो उस मोशन के अगेंस्ट में या अपोज में जो फोर्स है वही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो ऑलरेडी मोशन में है तो वो जो मॉलिक्यूल से इतना अच्छे से एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, और यू रिक्वायर्ड वेरी लेस फोर्स, और आई कैन से दैट इन दैट केस देयर इज अ लेस
लेस रेजिस्टेंस टू अ मोशन, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है उस केस में कम होता है। तो बॉडीज जब आपस में मोशन में होती है उस केस में फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, जबकि बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ रेस्ट में है तो उनके बीच में अच्छा कांटेक्ट होगा उनके एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है जो कि लार्ज होगा, और उस लार्ज फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको आपको वहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। सो दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में? क्लियर है कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है हाँ सर। है ना? तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, बस ध्यान रखने हैं आपको। तो ये हमने बात करी कॉज ऑफ फ्रिक्शन की। कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद अब हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फ्रिक्शन का वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। हम अब बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन उसके बाद है डायनेमिक डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये टॉपिक सब हमको स्टडी करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग होगी तो उसमें ये सारी टर्म्स आपके काम आने वाली हैं कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और फिर काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल वापस से यही है कि हमने एक सरफेस ले ली, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ सरफेस है। ठीक है, हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ले ली, ये रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ले ली, ये रफ सरफेस है। ठीक है, और इस रफ सरफेस पे अपन एक ब्लॉक रख देते हैं। ब्लॉक अभी रेस्ट में है, रेस्ट की पोजीशन में है, और ये ब्लॉक रख दिया आपने। ठीक है, तो इनकी कांटेक्ट सरफेस हो गई, ये इनकी कांटेक्ट सरफेस हो गई, ये कांटेक्ट सरफेस हो गई। ठीक है, फ्रिक्शनल है तो आप ऐसे करके बता सकते हो, यानी रफ सरफेस तो ऐसे रफ सरफेस को शो करो। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना। हम क्या करेंगे इसमें, वी विल अप्लाई अ फोर्स। हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे राइट साइड में। ये फोर्स अप्लाई करा हमने राइट साइड में। तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसको अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, अप्लाइड फोर्स कहेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, है ना। और साथ साथ में हम क्या करते हैं, ग्राफ भी प्लॉट करते जाते हैं। हम यहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं इस तरह से, ये ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर तो हम ले लेंगे अप्लाइड फोर्स, यानी कि एफ को ले लूंगा। एफ इज व्हाट, एफ इज ए अप्लाइड फोर्स। एफ इज व्हाट, एफ इज ए अप्लाइड फोर्स। यहां पर हम ले लेंगे अप्लाइड फोर्स को, ये अप्लाइड फोर्स ले लिया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया हमारा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर तो अप्लाइड फोर्स ले लिया, और जो वाई एक्सिस पर है उस पर ले लेंगे अपन स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ जो है वो अपना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, समझ रहे हो आप, स्मॉल एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अब देखो हम छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बता रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पर फोर्स लगाना स्टार्ट करा, और ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये राइट साइड में मूव होगी, जबकि फोर्स कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं कि अगर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया राइट साइड में तो ये बॉडी राइट साइड चल जाएगी। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट करा, जीरो से लेके मान लो 19.99 तक मैंने फोर्स लगाया। तो जीरो से लेके 19.99 तक जो मैंने फोर्स लगाया है, तो उस फोर्स की वजह से क्या ये बॉडी मोशन में आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। उस फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आएगी या नहीं हाँ आएगी? सर। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तभी बॉडी राइट साइड में अच्छा, जाएगी, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ। आएगी। ठीक है, रफ सरफेस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं F इजिकल टू 0 न्यूटन है, F इजिकल टू 1, अगर मैं कहूँ कि F इजिकल टू 1 2 3 8 10 19 इतने न्यूटन का मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ जो कि मेरा F है, F क्या है, मेरा अप्लाइड फोर्स है। अगर मैं इतना अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी मोशन में नहीं आ रही, तो इन फोर्सेस को कोई ना कोई बैलेंस तो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। इनको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, तभी तो मोशन में नहीं आ रही ना। हमने क्या स्टडी करा था, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं उसकी वजह से बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। मतलब कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है, जीरो से लेके 19 या 19.99 न्यूटन तक का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और ये बॉडी अगर रेस्ट में है, तो इसका मतलब इस पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। कौन बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि नहीं, बोलो यस नो, समझ में आ रही है बात। कौन बैलेंस कर रहा होगा इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उसको मैं स्मॉल एफ से बता दूं, आई बात हाँ। नहीं समझ में आई? ठीक है, कौन बैलेंस कर रहा होगा इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ कि मैं एक स्टेटमेंट अगर मैं दे दूं कि देखो
हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 19.99 तक, तो 0 से लेके 19.99 तक क्या ये बॉडी मोशन में आई या नहीं आई? बोलो, रेस्ट में है ना बॉडी? तो बॉडी अगर रेस्ट में है और तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट देन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी जब रेस्ट में होती है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही? अगर ये रेस्ट में कब रह सकती है? रेस्ट में जब भी रह सकती है, मान लो यहाँ पर 2 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन होना चाहिए। अगर 4 लगाया तो ये भी 4 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। लगभग 19.99 जब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आ रही, तब तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के साथ क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। नहीं होती जाएगी? सही है गलत है बात? सही है ना? चेंज हो रही है ना उसके सर साथ? बोलो। हाँ, मतलब चेंज चेंज होते जाएगा, मतलब हम हमने जैसे जब तक ये अप्लाइड मोशन में फोर्स नहीं आ बढ़ाया जाता, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा फ्रिक्शनल वैसे फोर्स ना। भी उतना ही बढ़ेगा, तभी तो वो बैलेंस रहेगा ना, तभी हाँ तो बैलेंस हाँ। फोर्स वो रेस्ट में रहेगा। तो जब तक बॉडी मोशन में नहीं आ जाती तब तक जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो बात समझ में आ गई। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के साथ क्या होती है? चेंज होती जाती है अंटिल द बॉडी मूव। जब तक कि बॉडी मूव होने नहीं लग जाती, जब तक बॉडी रेस्ट में। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो तब तक ही है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक है? जब तक कि बॉडी मूव नहीं होती, जब तक बॉडी रेस्ट में है, उस फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रिक्शन, मैं अलग से भी आपको ये स्टडी कराऊंगा, अलग से भी अपन टॉपिक लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को। मैं और भी, अभी ये एक टॉपिक में तो मैं सब समझा रहा हूँ आपको, अलग से भी टॉपिक लूंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अपन बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या? ठीक है। और ध्यान रखना, ये सब कब आएंगे? ये सारे के सारे फ्रिक्शन तभी आएंगे जब आप फोर्स लगाओगे। अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं आने वाला है। ये अब ध्यान रखना। तो ये थोड़ा अपने आप में अंडरस्टूड रहना कि हमने अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी remains when a body remains in rest, ठीक है, when a body remains in rest and and applied force and applied force acting on it, ठीक है, and applied force acting on it, the friction is called the friction is called static friction। आया समझ में? फ्रिक्शन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको एफएस से बता देंगे। फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आया समझ में? और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या होता है ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे, ये अपने आप को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के। है कि नहीं? जैसे जैसे जब तक बॉडी रेस्ट में है, ऑब्वियसली मैं तब तक की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो किस तरीके का ग्राफ आता है? ऐसे ग्राफ आता है कि नहीं आता? बोलो। ठीक है। तो इफ आई से दिस पॉइंट इज ओ, अगर हम कर दें कि इस पॉइंट को हम ओ कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा ये ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? ओ से लेके ए तक का हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ सर, ठीक एक है, तो मिनट। ये, हाँ, ये राइट डाउन करना। अरे मैं शेयर कर दूंगा आज, वो परेशान, मैं डेफिनेटली अभी लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? है ना? हाँ सर। अभी बस समझो, आप पढ़ो, देखो आ रहा है समझ में? क्लियर है? या आया समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात समझ में आई? है ना? अभी क्या होगा? ये तो बात हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने आपको समझा दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो सेकंड पॉइंट सर है, सर, एक बार आप प्रीवियस स्लाइड में जाओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ, रुको। देखो,
सर बेसिकली मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेम एज द बॉडी बीइंग एट रेस्ट, नो? Body means what? Body, when the body is in rest, then that opposing force है ना, जब वो अपोजिंग फोर्स जो है, जो कि अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको अपन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। अभी इसी इसी को अपन एग्जांपल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो बात अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन की है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपने देखा वहां पर क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ, क्या कर देते हैं, द द मैक्सिमम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called is called limiting friction, is called limiting friction। तो एक्चुअली होता है क्या, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हैं, तो न्यूमेरिक, अभी डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ओ सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इट मींस ये हो गया कि ये जो वैल्यू है हमें यहाँ पर मिल रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, डेट ए पॉइंट पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है बेटा, डेट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे समझ में नहीं आया, बोलो, आया समझ में, क्लियर है? अभी नो क्या सर। होगा, अब आपने नो सर। और, हाँ, आगे ना, ठीक है। अब नहीं देखो, सर, आप ये वापस समझा सकते हो? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आप इस ग्राफ से देखो ना, इस ग्राफ से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये पर कितनी आ है। रही है, ठीक है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कहाँ आ रही है, ए पॉइंट पे आ रही है। तो ए पॉइंट पे हाँ जो फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आपने फोर्स और बढ़ाया, अगर आपने फोर्स को और इंक्रीज करा, तो फोर्स को जब आप और इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बोलो, मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। और मोशन हाँ कैसा स्टार्ट हो जाएगा, राइट साइड में, राइट साइड में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा, इस तरह से एक ग्राफ बनता है, इस तरह से, ठीक है। तो सर, पॉइंट जो, बट वो अभी ऊपर से नीचे आएगा ना, बिकॉज वो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। हाँ वही तो करा ना हमने, देखो ना आप, बट हमने ये बी टू सी स्ट्रेट लाइन वापस बनाया, वो ए टू समझ। बी, ए टू बी भी तो देखो, ए टू बी विजिबल हो हाँ रहा है आपको। ए टू हाँ बी बनाया ना मैंने, ये रिड्यूस हुआ है ना ए टू बी वाला। हाँ। तो ए टू बी जो होता है वो क्या है, ट्रांजिशन रीजन है। ट्रांजिशन रीजन मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में चेंज हो रहा है आपका, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो रहा है। तो ए टू बी को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन। अभी बाद में सारे पॉइंट्स भी लिख दूंगा मैं ग्राफ से रिलेटेड। उसके बाद क्या हो रहा है, बी से सी वाला जो रीजन है, या मैं कहूं जो बी पॉइंट है, बी से सी वाला जो रीजन है, उसमें क्या हो रहा है, बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। और बॉडी जब मोशन में आ जाती है, तब जो फ्रिक्शन होता है, डेट फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब आप यहाँ पर देखो कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, और बी से सी तक, जो बी से सी में जो फ्रिक्शन हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है आपका, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन हो रहा है। तो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू कम है, और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, कॉज ऑफ फ्रिक्शन में एक्सप्लेन किया था ना मैंने आपको। तो वहां से इसका रीजन है, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी मोशन में आ जाती है, तो बॉडी जब मोशन में आ जाती है, तो जो जो दो कांटेक्ट सरफेसेस है, उन दो कांटेक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो अट्रैक्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है या एटॉमिक अट्रैक्शन होता है, वो लेसर होता है एज कम्पेयर टू जब बॉडी जब क्या थी, रेस्ट में थी, ठीक है। इसलिए जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो ज्यादा होती है। आया समझ में, यहाँ तक ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट भी इसमें डिफाइन कर लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट हमने जो फ्रिक्शन लिया है, वो कौन सा है आपका, डायनेमिक, डायनेमिक और काइनेटिक, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है,
ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि when a body is in when a body is in motion, then a force opposes its motion. ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स में इसके रिगार्डिंग ही बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग ही है। एग्जाम्पल हमने ये स्टार्ट किया था ये यहाँ पर कि एक रफ सरफेस है, उस पे बॉडी रखी हुई है, तो जो भी पॉइंट्स आई एम राइटिंग ऑल द पॉइंट, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। सो व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन अ फोर्स अपोजिस इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है बी सी वाला अपन देखें यहाँ पर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के से। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, एफ एस मैक्सिमम। तो आप यू कैन सी क्लियरली हियर दैट द द लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन ए काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या है, ये ज्यादा है। इस ग्राफ से आप यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर। और इस ग्राफ के बारे में अगर पॉइंट्स आप लिस्ट करना चाहो, ठीक है, पॉइंट्स अगर लिस्ट करें तो ओ ए देखो क्या है इसमें, व्हाट इज ओ ए। ओ ए को क्या लिख सकते हो आप, ओ इज अ रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे अपन इसको, रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो जाएगा आपका रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिर आप ए बी की बात करें तो ए बी को हम बोल देते हैं ट्रांजिशन रीजन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन रीजन कहेंगे। ये हो गया ट्रांजिशन रीजन। इसके आगे चलते हैं अपन बी टू सी। बी टू सी क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा रीजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ए तो आपको पता ही है, व्हाट इज द ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ आपके साथ डिस्कस करा है, समझ में आ गया आपको क्लियरली। ठीक है, क्लियर हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक ले लें। हाँ सर। ठीक है, अभी हम सर बात, मतलब डायनामिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब नेक्स्ट पेज जब पे। बॉडी मोशन में है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज एंड व्हेन द बॉडी इज टेंड्स टू मूव, उस केस में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और टेंड्स टू मूव के केस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा आपका। तो जब भी बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में अपन स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वो कौन सा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जब उनमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, तब जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। सर आपने ठीक है, नीचे क्या लिखा है, एफ एस। एफ एस मैक्सिमम इज ग्रेटर देन एफ के, यहां से लिख दिया ना, ये एफ एस मैक्सिमम इज ग्रेटर देन एफ के से ज्यादा है ना एफ एस। ठीक है, सर एफ के मतलब। काइनेटिक फ्रिक्शन ना, काइनेटिक के मतलब हाँ हाँ काइनेटिक। ठीक है, डन ठीक है। डन। सर एफ एस मतलब आपने क्या। एफ एस मतलब स्टैटिक मैक्सिमम ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक मतलब फ्रिक्शन, रेस्ट में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, ऐसे बॉडी स्टैटिक मूव कर रहा है फ्रिक्शन स्टैटिक कम हो रहा है। हाँ फिर कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, और फिर जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उससे कम होगा। ठीक है, रीजन अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया कॉज ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, हो गया डन, चले आगे। हाँ सर हाँ हाँ। ठीक है, अब ये कुछ इसके लॉज हैं, जैसे हम पहले बात कर लेते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्टडी कर रहे हैं अपन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हैं, देखो आप। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, यानी ऑब्वियसली हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ही कह रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इट ऑलवेज एक्ट
it always act tangentially, ठीक है, it always act tangentially opposite, ठीक है, opposite to the direction, opposite to the direction in which body, in which body tends to move, यानी मूव होने वाली है, मूव हुई नहीं है अभी, tends to move, ठीक है। तो टेंजेंशियली एक्ट करेगा, समझ में आया? टेंजेंशियली का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरह से, ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, कॉन्टेक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियली ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। सो इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, इट डिपेंड्स ऑन, it depends on, it depends on roughness, it depends on roughness of contacting surfaces। तो जो दो कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस हैं उनकी रफनेस पे डिपेंड करेगा, रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? it does not depend on, ठीक है, it does not depend on of एरिया ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। तो जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके एरिया पर ये डिपेंड नहीं करती, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस से। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या है देखो आप, जैसे अगर इफ आई से डेट द मास ऑफ दिस बॉडी इज m, ये जो ब्लॉक यहाँ रखा है इसका मास क्या m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और उसको मैं कह देता हूँ mg कर दिया। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग गई इस तरह से, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया r से। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ना? क्लियर है ना? mg जो है ये वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या पॉइंट बता रहे हैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। आया समझ में? या मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। आया समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका रेशियो जो होता है वो क्या होगा? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट होता है तो ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो देखो ये जो होगा एफ एस अपॉन आर, इसका जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं अपन म्यू एस। क्या कहेंगे हम इसको? म्यू एस। एंड व्हाट इज द म्यू एस? म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जैसी सरफेस है, सरफेस जैसे ग्लास है, ग्लास की सरफेस या वुड की सरफेस है, तो वो अलग अलग सरफेसेस, अलग अलग सरफेसेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये भी क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये एफ एस अपॉन आर, यानी एफ एस क्या हो गया आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस। एंड व्हाट इज अ म्यू एस? म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपके हो गए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए सारे? सर आप लास्ट पॉइंट वापस आ जाओगे? लास्ट वाला जो फोर्थ पॉइंट है वो ये होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ये रहा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये रहा। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो एफ एस लगा देना यहाँ पर, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो उसको एफ के लिख देंगे अपन, ठीक है।
तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर कर दिया हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आप ये जानते हैं कि सर प्रोपोर्शनल वो आप लाइन वापस रिपीट करोगे, आपका आवाज बीच में कट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर कर दिया अपन ने, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू एस को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आया समझ में? म्यू एस को क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये डिपेंड हाँ सर। करेगा कि भाई कैसी सरफेस है, मान लो वुड यूज कर रहे हो आप, ग्लास की सरफेस है, तो उसमें डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहना है, वैल्यू उसकी वहां गिवन होती है आपको, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आइए। हमने स्टडी करा है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप कह सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉज ऑफ स्टैटिक, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने करे। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें, लॉज ऑफ काइनेटिक लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में अब फर्स्ट तो वही है पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज it always act tangentially opposite। और वो हर टाइप फ्रिक्शन टैंजेंशियली होगा ना? हाँ टेंजेंशियली होगा, बट यहाँ पर लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। पहले अपन ने क्या करा था, टेंड्स टू मूव लिखा था, अब यहाँ पर क्या है, बॉडी मूव ही हो रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, it does not depend it speed does not depend speed of a body। पर इसमें ध्यान रखना आप, इसमें एक कंडीशन है कि ना तो स्पीड बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, ना ही स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो डिपेंड करेगा और कोई रिलेशन हमें गिवन होगा, बट वो केस के अभी 11th में तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ अ बॉडी। ऑल्सो it does not depend on contacting, ठीक है। it does not depend on area, ठीक है। it does not depend on area of contacting surfaces, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपन इसमें कर लेते हैं, it depends on roughness of contacting surfaces, ठीक है। अब जैसे आपने वहां पर एक पॉइंट किया था लास्ट वाला, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ के लिख दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि एफ के डिवाइड बाय आर जो होगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो एक कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है एफ के डिवाइड बाय आर जो हमने करा है, इसको आप बोल देते हैं अपन म्यू के, क्या बोल देते हैं इसको, म्यू के। अब म्यू के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, म्यू के को क्या बोल देंगे अपन, म्यू के इज व्हाट, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन था,
मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या था, ग्रेटर देन था काइनेटिक फ्रिक्शन के। इसी तरह से जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक एक टॉपिक और, यानी टॉपिक बाय टॉपिक पूरा करता जा रहा हूँ मैं आपको, और टॉपिक बाय टॉपिक आप लर्न करते जाओ, जहां प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन करना अपना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? एक बार और दिखा दें कैसे स्टार्ट किया था हमने। फ्रिक्शन स्टार्ट किया, फ्रिक्शन से कॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रिक्शन देखा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, उसकी कॉज देखा, कॉज के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये इस एक्टिविटी से अपने एग्जांपल से अपने लर्न करा। फिर लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने लर्न करा। फिर लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने कर लिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको, क्लियर है? ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी सी इसमें डेरिवेशंस हैं वो अपन देखेंगे, है ना, और उसके बाद बस फ्रिक्शन फिनिश हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, है ना। अभी बताओ आप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड ही है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो डेरिवेशंस में फर्स्ट जो बात है, फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हम ले रहे हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, और टर्म्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन में तीन टर्म्स हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे अपन, वन बाय वन लर्न करेंगे तीनों ही टर्म्स को। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो है जो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है आपने भी। ठीक है, ये टर्म है कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है ये, रफनेस ऑफ सरफेस। ऑब्वियसली सरफेस की बात कर रहा हूं तो कॉन्टेक्टिंग सरफेस ही होगी, तो रफनेस जो होगी सरफेस की उस पर डिपेंड करता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज चेंज होती है। तो आपने जस्ट स्टडी करा है, जैसे हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होगा, म्यू एस, और म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाय आर, ऑलरेडी स्टडी कर लिया हमने। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही हो गया। इसी तरह से हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे दोगे आप, म्यू के से दोगे, और म्यू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ के डिवाइड बाय आर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। फिर आप जानते हैं कि म्यू एस जो होगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, बिकॉज एफ एस मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, यहाँ तक बात तो ये तो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था आपने, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो सेकंड टर्म है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको फाई से देते हैं, किससे देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, फाई से। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या ये देखते हैं हम। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कि अब एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस तरह से एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, जो कि अभी रेस्ट में है। ठीक है, ये रखा हुआ है इस तरह से, बॉक्स रख दिया अपन ने। ठीक है, अब जो इसका मान लो एम, अच्छा सरफेस जो है वो अपनी रफ है, तो ये रफ सरफेस को इसे बता देते हैं रफ सरफेस है। अब इसका मास क्या है, इसका मास एम है, एम मास है, तो ऑब्वियसली इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वो वेट हो गया इसके पास mg, तो ये mg कर दिया अपन ने, ये mg है तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने r से डिनोट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम o से डिनोट करते हैं, इसको o कर दिया। अब इस पे फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है भाई, जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगाओगे जब तक तो फ्रिक्शन कैसे आएगा। तो हमने ये अप्लाइड फोर्स लगा दिया इस तरफ, ये अप्लाइड फोर्स हो गया F। तो ये अप्लाइड फोर्स है, मैं कह रहा हूँ कि बॉडी अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, इसको एफ एस से बता दिया। बोलो आया समझ में, नहीं आया यहाँ तक?
आया समझ में? जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे ध्यान रखना अपन लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं, मतलब कि थोड़ा और फोर्स बढ़ाया तो ये फिर राइट साइड में चलनी चालू हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आप जानते हैं कि और फोर्स, सर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला टॉपिक एक बार वापस समझाओगे? हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही तो कर रहे हैं ना अपन। ये देखो आप, ये हाँ जो ड्रॉ कर रहा हाँ। हूँ ये समझ में आया नहीं आया आपको? ये जो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर नहीं आया समझ में? देखो नहीं। आप, सिंपल सी बात है कि क्या करा है हमने कि एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ले ली, इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक का मास एम था तो वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो mg जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगी, तो r जो है वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई। यहाँ तक आ गया है समझ में? यहाँ तक आ गया, ठीक है। हाँ अब मान लो मैंने फोर्स एफ एक्ट करा राइट साइड में, जैसे ही अपन ने फोर्स एफ लगाया, बॉडी अभी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में नहीं आई है, बॉडी किस में नहीं आई है, मोशन में नहीं आई है, तो वो जो फोर्स आपने लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट एक्ट करेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब यहाँ तक आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, हाँ। बोलो, आया? अब देखो ये दो फोर्सेस है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है और एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों फोर्स है, अगर मैं इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो क्या करूं, इसमें पेलोग्राम लो लगा दूं क्या? पेलोग्राम लो लगा सकता हूं ना, एडजेसेंट में है, एडजेसेंट आर्म्स है इसकी, ठीक है। तो पेलोग्राम लो लगा दिया, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको तो ए से डिनोट कर देता हूँ, इसको ए कर दिया मैंने, और इसको बी कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको सी कर देता हूँ, सी कर दिया। तो देखो इनका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, नहीं आएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ठीक है। आया समझ में? बोलो, रिजल्टेंट आ गया ना, और इसको मैं एस से बता देता हूँ, इसको मैंने एस से बता दिया। तो व्हाट इज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा डायग्राम, ये बताओ, डायग्राम आ रहा है तो पूरा समझ में? ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है, यानी जो एस आया है, एस और आर के बीच का जो एंगल है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई कहते हैं। अब मैं देखो यहाँ पर सर स्टेटमेंट, मतलब एस इज द रिजल्टेंट फोर्स ना? यस, एस इज a resultant force of normal reaction and force of friction, ठीक है। तो अभी ठीक हम है। यहाँ क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है, इट इज, अब ध्यान से डायग्राम देखते जाना, और मैं जो लाइन आई एम राइटिंग इसको भी देखते जाओ। इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल बिटवीन, इट इज एन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज एन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, आर, ठीक है। सो इट इज एन एंगल बिटवीन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट क्या है इसमें, एस, एंड रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आ गया, तो फिर ये स्टेटमेंट आप, यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट आल्सो, समझ में आया? तो हम बात करें इसमें, इफ आई से डेट इन ट्राइंगल आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा इसमें, ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो ये जो है ट्राइंगल बन रहा है आपका ए ओ सी। अगर इसमें मैं tan phi लिखना चाहूं, इफ आई राइट tan phi, सो व्हाट इज tan phi, इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए सी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा, ठीक है। एंड हाउ मच ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, ओ बी के, तो ए सी की जगह आप ओ बी रख सकते हो, और ओ बी डिवाइड बाय यहाँ पर ए ओ आ गया आपका, है ना। तो tan phi अगर हम यहाँ से निकालें तो हाउ मच tan phi अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो tan phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, अभी मैं सिर्फ ओ बी देखो, ओ बी कितना एफ है, ओ बी कितना एफ है, तो इसको एफ लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ पर आई एम राइटिंग आर। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स एफ बाय आर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया यहाँ पर? कर लोगे, बोलो जल्दी से, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स एफ बाय आर आ गया, नहीं आ गया? अब देखो आपकी बुक में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनके पीछे कितना, बाय आर मतलब सर एफ
F here F stands for bone. फ्रिक्शन। अब मैं क्या हाँ करूंगा, इसी में केस ले लूंगा, मान लो कि बॉडी में, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो मैं उसको एस लगा दूंगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको के कर दूंगा, फाई के कर दूंगा, फाई एस फाई के कर दूंगा, ऐसा। तो ओके इसलिए मैंने एक ओके जनरल फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। देखो अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसी फॉर्मूले को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये तो पता चल गया आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सर आप 1 मिनट लास्ट स्लाइड में जाओगे। हाँ, मैं फॉर्मूला ही, आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला हियर। सो यू गेट फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाय आर, ये मिला आपको। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो यहाँ पर एफ एस आ जाएगा। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें यहाँ पर, तो इसको मैं एफ एस लिख देता हूँ, नहीं, ये एफ एस आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये एफ एस बाय आर क्या होता है। एफ एस बाय आर क्या होता है, म्यू एस। म्यू एस इजिकल टू क्या होता है, एफ एस बाय आर होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक के लिए आ रहा है वो क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आया समझ में, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आपको, ये फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। और ऐसे ही आप देखो कि अगर मैं इसको फाइव के कर दूं, तो फाइव के इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास एफ के डिवाइड बाय आर, ये एफ के डिवाइड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। और वापस हम क्या कर सकते हैं, म्यू के इजिकल टू व्हाट, म्यू के इजिकल टू एफ के डिवाइड बाय आर होता है। तो ये फाइव के इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू के आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया। बोलो और पूछो, बताओ क्या करूं। आया समझ में, हाँ क्लियर है ना यहाँ तक। तो दूसरी टर्म हमने लर्न करी, पहली टर्म कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर। दूसरी, हाँ बोलो। सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे। हम्म, ओके। ठीक है, डन। अब लास्ट टर्म हाँ है इसकी, और लास्ट टर्म है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो है एंगल ऑफ रिपोज। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ उसके लिए, क्योंकि हमें एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना होगा, है ना। तो यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थी, सेकंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारे पास। अब थर्ड जो है पॉइंट, वो है थर्ड जो टर्म है जो स्टडी करने वाले हैं हम यहाँ पर, वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से। किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए हम एक डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना डायग्राम को। हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस लेते हैं, ये इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। ये इंक्लाइंड सरफेस ले लिए, और इस इंक्लाइंड सरफेस में जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा। कितना एंगल है, ये अल्फा। अब इस अल्फा को चूज कैसे किया है मैंने, इस अल्फा को चूज कैसे किया, एक्चुअली मेरी इनिशियल कंडीशन ये थी, देखो मेरी इनिशियल कंडीशन ये थी, ये डायग्राम मैंने बना रखा, इस तरीके की कंडीशन थी। अब ये जो सरफेस मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको बता रखी है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को अगर मैं उठाता जाऊं और एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके बाद ये बॉडी जस्ट स्लाइडिंग, अगर उससे ज्यादा मैंने उस एंगल को बढ़ाया, तो बॉडी क्या करेगी, डाउनवर्ड स्लाइड स्टार्ट कर देगी। वो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आया समझ में, आया नहीं आया। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझ में आया। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, जैसे ये, अभी देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा मोबाइल है, मेरा हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं मेरे हाथ को तिरछा करते जाऊं, ऐसे ऐसे करते जाऊं, तो एक कंडीशन क्या होगी, जब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे स्लाइड कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, तो वो हाँ जब ये स्लाइड जस्ट करने ही वाला हो, उस समय जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उससे अगर मैंने थोड़ा भी बढ़ाया तो ये मोबाइल मेरा नीचे चला जाएगा, या जो बॉडी है वो नीचे स्लाइड कर जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो एंगल है, जबकि वो उसमें जस्ट इट इज अबाउट टू मूव और टेंड्स टू मूव की कंडीशन में आ जाता है, उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, माइंड में इमेजिन तो हो रहा है ना क्या होगा बात, पॉइंट, हाँ हाँ। ठीक है, उसको वो बोलेंगे मूव अपन होने से एंगल ऑफ, पहले वाला हाँ एंगल जस्ट मुझे पहले। भी। अब देखो हम ये यही डायग्राम था, इसी डायग्राम में मैंने एंगल बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया, अल्फा कर दिया। अब अल्फा एक ऐसा एंगल है जिससे अगर मैंने थोड़ा भी इसको इंक्रीज करा, तो बॉडी क्या करेगी, डाउनवर्ड क्या कर लेगी, स्लाइड कर लेगी। पर अभी तो नहीं कर रही, अभी तो ये यहीं पर ही है और रुकी हुई है, एंड इट इज इन अ कंडीशन ऑफ टेंड्स टू मूव। ये टेंड्स टू मूव की कंडीशन में है। अगर आपने अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ाई तो बॉडी क्या होगी, डाउनवर्ड
मूव कर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो इसी को अपन यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस पॉइंट हियर दैट इट इज एन एंगल, it is an angle, it is an angle of a inclined, ठीक है, inclined plane, inclined plane at which a body is in, a body is in tends to move condition, बॉडी जो है किसमें है, टेंड्स टू मूव कंडीशन में। अब हमें ये आई बात बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई बात समझ में? ठीक है, हाँ अब हाँ हमें क्या करना है, हमें ये अल्फा निकालना है कैसे करके। अब अल्फा कैसे निकालोगे वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर भी देखो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन की क्या बनानी है बेटा, आपको एक्सिस बनानी है। क्या बनानी है? एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, देखो अपन इसकी एक्सिस बनाते हैं, ये बनाई हमने, आ, ये बनाई एक्सिस इस तरह से, और परपेंडिकुलर होंगी दोनों के, बना ली। आया? वन बाय वन समझते आना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, हमने बोला था ये जो डायरेक्शन है इसको हम प्लस एक्स ले लेते हैं, इसको हमने प्लस एक्स ले लिया। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इसको माइनस एक्स ले लिया, इसको अपवर्ड को प्लस वाई ले लिया, और डाउनवर्ड को हमने ले लिया माइनस वाई। आया समझ में यहाँ तक? और इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ। यहाँ तक आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब अगर इस बॉडी का मास m है, अगर इस बॉडी का, if I said that the mass of this body is m, then the very first force which will act on it is its weight, gravitational force। और वो कैसा लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, सीधे लगेगा? लगेगा बोलो, लगेगा ना? सही बना रहा हूँ ना, है ना? और इसको क्या कर दूं, इसको mg कर दूं, ये mg कर दिया। बोलो आया समझ में? ठीक है, now this angle is alpha, so this angle is also alpha, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब इसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और इस नॉर्मल रिएक्शन को अपन आर कर देंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। आया समझ में? क्लियर है? अब हम ये कह रहे हैं कि जो बॉडी जो है वो अच्छा, यहां तक आई नहीं आई बात समझिए, बताओ मुझे, आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं अगर इसका कंपोनेंट कर लूं, इसका कंपोनेंट करूं यहाँ पर, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो होगा, दिस कंपोनेंट इज व्हाट, साइन अल्फा, mg साइन अल्फा। सही है कि नहीं है? ये mg साइन अल्फा होगा, और दिस कंपोनेंट इज mg कॉस अल्फा। बोलो सही है बात? अब देखो, हमने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, ये सारे फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं। अब देखो, mg cos अल्फा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगी, इस mg sin अल्फा को कौन बैलेंस करेगा? अब ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई ये बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो इस mg sin अल्फा को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना। कौन बैलेंस कर रहा होगा? वो फ्रिक्शन, जो ये ब्लॉक है और ये जो सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ही तो इसको बैलेंस कर रहा होगा ना। बोलो, कर रहा होगा। और क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो ये फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ बोलो, सर समझा। आया समझ में? अब आप ध्यान से देखो, हम इसका, अगर मैं आपको यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊं, जो कि मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है फ्री बॉडी डायग्राम इसका, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखें कि हम इसको कर दें, इसको कर दूं मैं प्लस एक्स, इसको कर देता हूँ माइनस एक्स, इसको कर देता हूँ प्लस वाई, और इसको कर देता हूँ माइनस वाई। ठीक है, ये अपना ओ हो गया। तो आप देखो प्लस एक्स में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इसमें प्लस एक्स में कौन सा है फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स। ये फ्रिक्शन का फोर्स लगा दूं, और ये फ्रिक्शन का फोर्स एफएस कर दूं। ठीक है, प्लस वाई में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं आर कर देता हूं। ठीक है, फिर देखो माइनस एक्स में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो माइनस एक्स में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपका mg साइन अल्फा, तो mg साइन अल्फा एक्ट कर देता हूँ। और डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रहा है कौन सा एक्ट कर रहा है, mg cos अल्फा, तो ये mg cos अल्फा कर देता हूँ। मुझे बताओ कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स बन गया ये, कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है? बोलो, बोलो जल्दी बेटा, कौन से सिस्टम ऑफ फोर्स है? सर सब एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा हाँ, है। कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, नाम बताओ मुझे। कोप्लेनर। कोप्लेनर, कॉनकरेंट। कोप, मैंने क्या बोला आपको, कोप्लेनर के ही क्वेश्चंस आएंगे जब कॉलेजेस में जाओगे हायर स्टडीज में, जब नॉन कोप्लेनर आएगा। तो यहाँ तो सब कोप्लेनर ही है, पर क्या है, ये ओके। कॉनकरेंट है। बॉडी किस में है, रेस्ट में, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो, और कौन करंट सिस्टम है तो कितनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेंगी, एक या दो या तीन, दो दो। दो लगेगी। तो दो में फर्स्ट क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, यही होती है ना बेटा, लगा दो तो जरा क्या पॉजिटिव आएगी। माइनस, हाँ बोलो पहले पॉजिटिव तुम। डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहे से एम जी साइन हाँ एक्स इक्वल्स टू अल्फा, जीरो। अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा अल्फा हाँ ये। सॉरी, एम जी साइन तो अल्फा इक्वल्स हाँ टू तो जीरो। एफ एस आएगा ना बेटा, एफ एस भी तो आएगा, एफ एस माइनस एम जी साइन अल्फा, ठीक है ना, इजिकल टू जीरो, ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन लगा दो, वो क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आर वाई माइनस एम जी कॉस अल्फा हाँ आर माइनस एम जी कॉस एल्फा इजिकल टू जीरो। अब ये जीरो। डेरिवेशन, ये तो अपना फंडामेंटल वाला बात आ गया पूरा ना, बात आ गई। अभी इसमें है क्या, इसमें हमको तो अल्फा निकालना है ना, कैसे करके अल्फा का कोई फॉर्मूला निकालना है। तो इक्वेशन नंबर वन जो है हमारी, इक्वेशन नंबर वन को मैं कह सकता हूँ कि एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा इजिकल टू एफ एस हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर टू मेरी हो जाएगी एम जी कॉस अल्फा, और एम जी कॉस अल्फा इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरा, आर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, एम जी साइन अल्फा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय एम जी कॉस अल्फा, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, एफ एस डिवाइड बाय आर आ जाएगा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो टेन अल्फा आ जाएगा। और टेन अल्फा इजिकल टू एफ एस डिवाइड बाय आर आ जाएगा, एफ एस डिवाइड बाय आर तो म्यू एस होता है, तो अल्फा इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा, और टेन इनवर्स म्यू एस तो फाइव होता है, तो ये फाइव भी आ जाएगा। यानी कि ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एंगल ऑफ रिपोर्स का। स्टैटिक है तो फाइ एस लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, फाइव इजिकल टू टेन इनवर्स म्यू एस होता है ना, ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिपोज का। आया समझ में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की और रोलिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, जैसे आप टेबल को पुश करते हो, टेबल को जब आप पुश करते हो और सरफेस पे पुश करते हो आप टेबल को, तो सरफेस जब टेबल को आप पुश कर रहे हो सरफेस पे, तो वहां उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तो जो देर आर नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स बिटवीन द टू बिटवीन द टू सरफेसेस दो विच आर डूइंग द रिलेटिव मोशन। लाइक यहाँ पर आप देखो, ये मैंने एक डायग्राम ये बनाया था, रेड रेड डॉट दिख रहा होगा। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप करोगे ना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, उनके काफी सारे जो पॉइंट्स होंगे वो आपस में कांटेक्ट में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, काफी सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो जब बॉडी स्लाइड करेगी तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम क्या करते हैं, अपने टेबल को आपने देखा होगा, टेबल को स्लाइड करने की जगह अगर अपन कहें कि उसके नीचे व्हील लगा देते हैं, व्हील लगा दे उसके नीचे, तो व्हील लगा दोगे तब फिर उसको पुश करोगे तो बड़ा इजी रहेगा काम, या जब उसमें व्हील नहीं थे जब इजी था, कब इजी रहा काम, जब आपने उसमें व्हील लगा दिए। बात आ रही है समझ में। जब आपने व्हील हाँ लगा दिए टेबल में या जो भी कंपोनेंट अपने घर में है जिसको अपन भाई स्लाइड करना चाहते, अपन मूव करना चाहते हैं एक दूसरे दूसरी जगह, जैसे हॉस्पिटल्स में बेड होते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे क्या लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं। अब आपने व्हील लगा दिए, तो व्हील लगा दिए, व्हील तब भी मोशन तो हो ही रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये हो गया, जहां स्लाइडिंग में नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स ज्यादा थे, रोलिंग के केस में नंबर ऑफ कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और आप एक और पॉइंट देखो, एक और चीज इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब अगर आपने वो रोलर लगा दिए, व्हील लगा दिए, तो अब जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तो एक सीधा सीधा डिफरेंस हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और रोलिंग फ्रिक्शन में। आगे बात समझ में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये बात समझ में आई। ठीक है, और हाँ। आपका जो प्रैक्टिकल, आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आप ये भी बता सकते हो कि भाई कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है, कौन सा फ्रिक्शन कम है। रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा स्लाइडिंग से या कम होगा, बोलो। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोल ऑब्वियसली फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हो ना आप, तभी तो आपने वो रोलर लगा दिए उसमें, तभी तो और व्हील लगा दिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम। ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। ये तो बड़ा अपना रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, कॉन्टेक्टिंग जो ऑब्वियसली जो रफनेस ऑफ सरफेस पे तो डिपेंड करता है ये फ्रिक्शन फोर्स पर, जो स्लाइडिंग जब आप करते हो तो कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स वहां पर ज्यादा है, जबकि जब रोलिंग वाली बात आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं देयर इज अ सिंगल पॉइंट विच इज इन अ कॉन्टेक्ट, देयर इज अ सिंगल पॉइंट विच कम्स इन अ कांटेक्ट विद द सरफेस। एक सिंगल पॉइंट जो होता है उसका कांटेक्ट होता है, और वो भी बहुत इंस्टेंट कांटेक्ट होता है। क्या होता है, बहुत इंस्टेंट कांटेक्ट होता है। इस वजह से जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो तो कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उससे कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो आप ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
you can study from your book just a theoretical topic that what is the sliding friction and what is the rolling friction. ठीक है?